आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसने बाबरी मस्जिद गिराने में अपना हाथ नहीं बल्कि पैर बताया और कहा इसमें हमारे लोगों का कंट्रीब्यूशन न होता, यानी बाबरी मस्जिद को गिराने में इनके लोगों का कंट्रीब्यूशन न होता तो ये मेरे लिए एक शर्म की बात होती। जिसने अपने लोगों की हक की आवाज बड़ी बेबाकी से कही, इसने खुलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, मराठे मानुष का नारा भी दिया, तानाशाही को बढ़ावा देने के लिए कहा, यानी ये कहते थे कि एक बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप हो, यानी एक परोपकारी डिक्टेटरशिप हो, जिनको हिंदू नहीं बल्कि मिलिटेंट हिंदू चाहिए थे, जो कि खुद को आई एम हिंदू अ मैडमैन हिंदू कहता था, अपने सभी समर्थक के हाथ में स्टेनगन देखना चाहता था, जो खुद बियर पीते थे और जो ना पीते थे उनके जीवन को निरर्थक मानते थे। बॉलीवुड में भी इनका काफी दबदबा था, इनका जितना दबदबा था शायद ही किसी और का फ्यूचर में भी होगा। जिसके खुद की शुरुआत कार्टूनिस्ट से हुई थी, जिसने बाद में अपनी खुद की सेना बनाई और कांग्रेस के साथ समर्थक लेके सरकार बनाने पर इन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं अपनी दुकान का शटर गिरा दूंगा, यानी ये अपनी पार्टी को दुकान मानते थे जिसका मुखिया ये खुद थे, यानी समर्थन लेने की बात तो कभी उठती ही नहीं। इतनी हिंट के बाद आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुंबई सर सेनापति, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख, वंदनीय श्रीमान बाला साहेब ठाकरे की। तो मैं अभिषेक शर्मा आप सभी लोगों का आप सभी के YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। चलिए बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसेना प्रमुख बनने की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बाला साहेब ठाकरे जी के पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था। बाला साहेब को समझने से पहले इनके जो पिताजी हैं सीताराम ठाकरे को अच्छे से समझना होगा। इनका जन्म 1885 में हुआ था, ठीक उसी साल जब कांग्रेस बनी थी। सीताराम ठाकरे जी महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों से काफी इंस्पायर थे। ये हिंदू धर्म को काफी मानते थे और इसमें सुधार करना चाहते थे। ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। ये समाज में जातिवाद के भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे, कन्वर्टेड हिंदू को वापस लाना चाहते थे। इसलिए 1918 में गजानन भास्कर वैद्य के साथ मिलकर हिंदू मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मेन एम था हिंदुओं की घर वापसी कराना। इन्होंने 1920 में प्रबोधन मैगजीन की स्थापना की, जिसका पहला प्रकाशन 1921 से शुरू हुआ था और प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ है जगाना, यानी ज्ञान देना, और इसलिए ये इनके जो नाम है उनमें ये टाइटल भी जुड़ा है, जैसे केशव प्रबोधन ठाकरे, और प्रबोधन ठाकरे से भी इनका नाम जाना जाता है। ये विडो रीमैरिज को प्रमोट करते थे और चाइल्ड मैरिज और दहेज के खिलाफ थे। अगर इनको कहीं पर चाइल्ड मैरिज होती दिखती तो वहां के जो मंडप है उसमें आग लगा देते थे, और दहेज के खिलाफ अपने साथ 100 लोगों को ले जाकर, 100 से करीब 500 लोगों की भीड़ ले जाकर जो लोग दहेज ले रहे हैं उनके साथ मतलब घुस जाते थे और उनकी बुराइयां करते थे कि आप दहेज क्यों ले रहे हो। ऐसे इंसिडेंट का जिक्र कई मैगजीन में देखने को मिल जाता है। ये चंद्रसेन कास्ट है, प्रभु कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि महाराष्ट्र में काफी फेमस कास्ट और काफी ऊंची कास्ट भी मानी जाती है, लेकिन फिर भी जातिवाद और नस्लीय भेदभाव से नहीं गुजरना पड़ा था। और अगर प्रबोधन ठाकरे के बारे में और डीप गए तो सारी वीडियो इन्हीं पर डेडिकेट हो जाएगी, इसलिए आप कहेंगे तो इनकी कास्टिज्म के खिलाफ जो लड़ाई थी ना, उसके लिए इन्हीं से रिलेटेड एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा मामला आउटर से लेते हैं। 1922 में ये संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में कूद पड़े थे और अब यहाँ से एंट्री होती है बाला साहेब जी की। बाला साहेब ठाकरे की माता का नाम है रामाबाई। ठाकरे जी का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ था, यानी ये गांधी जी के आंदोलनों को देखते देखते बड़े हुए थे। पर ठाकरे जी गांधी जी से कई बातों में एग्री नहीं करते थे। ये कहते थे कि हर जगह अहिंसा ठीक नहीं होती, कई बार ये कायरता का भी रूप ले लेती है। Why do you say you are not a Gandhian? Do you have disagreements with Gandhi? Yes, I do. इनकी माता रामाबाई तो चाहती थी कि बाला साहब कोई सरकारी नौकरी करें। चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाऊं, मगर आपको तो मालूम है गवर्नमेंट सर्वेंट की आज क्या हालत है, बेचारे को बोनस नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो किंतु इनका असली टैलेंट इनके पिता प्रबोधन ठाकरे ने पहचाना और इन्हें कार्टूनिस्ट बनाया। ये अपनी फैमिली के 8 भाई बहन में से सबसे बड़े थे, जिनमें 5 बहनें और 2 भाई थे और एक ये खुद हो गए। इनमें 2 भाई के नाम इस प्रकार हैं, श्रीकांत प्रबोधन ठाकरे और रमेश ठाकरे, और 5 बहनों के नाम इस प्रकार हैं, संजीवनी, क्रंदीकर, पमा तिपनिस, सुधा सुले, सरला गडकरी, सुशीला गुप्ते। इनकी शादी 13 जून 1948 को सरला वैद्य से लगभग 22 साल की उम्र में हुई। इन्हें आगे जाकर मीना ताई ठाकरे
के नाम से जाना जाने लगा। शुरुआती दिनों में कार्टूनिस्ट थे, इन्हें काफी प्रसिद्धि हासिल हुई इस क्षेत्र में। इन्होंने फ्री प्रेस जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया। इनके कैरिकेचर द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपे और इनका जो एक कैरिकेचर था जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड, उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने जब वो कैरिकेचर देखा तो काफी प्रभावित हुए और इनको अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया और ऑटोग्राफ भी दिया था। 12 अगस्त 1966 में अपने भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मिलकर अपनी वीकली मैगजीन मार्मिक पब्लिश की और जो मार्मिक नाम था ना वो इनके पिता ने ही सजेस्ट किया था। इससे पहले अपने पिता के साथ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से जुड़े हुए थे और 1 मई 1966 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए थे। ये मुंबई को अपने में लाने में सफल रहे थे। मी मुंबईकर का नारा दिया था। कुछ समय बीतने पर इन्हें एहसास हुआ कि मुंबई महाराष्ट्र में तो है पर कब्जा अब भी गुजराती किए हुए हैं और महाराष्ट्र पर दक्षिण भारतीय है, क्योंकि मुंबई में ज्यादातर बड़े बिजनेस और नौकरियों पर कब्जा गुजरातियों का है और होटल का जो कारोबार है और जो ऑफिस में अधिकतर वर्कर हैं वो ज्यादातर दक्षिण भारतीय हैं। मराठी लोग अपने हक से वंचित हैं, उन्हें उनके ही राज्य में बेघर सा कर दिया गया है। इसलिए बाला साहब मराठी अस्मिता को बनाने के लिए एक आंदोलन छेड़ देते हैं जिसमें इनके पिता भी एक्टिव थे। अपनी वीकली मैगजीन में लगातार मराठी मानुष के हक की बात या आवाज उठाते रहे। इसमें मराठी मानुष की खस्ता हालत दिखाए गए थे। इसमें एक सीरीज चलाई गई थी जिसका टाइटल था वाचा आणि ठंडा बैसा, जिसका मतलब था कि देखो और चुप बैठो। इसमें बताया गया था कि महाराष्ट्र के ऑफिस और सरकारी पदों पर कितने नॉन मराठी हैं, यानी किस पद पर कौन बैठा है, और अधिकतर बड़े पद गुजराती और दक्षिण भारतीयों के पास थे। ये बिहार के मजदूरों को भी पसंद नहीं करते थे। ये मैगजीन 1966 तक काफी फेमस हुई। 1966 तक मैगजीन काफी प्रसिद्धि हासिल कर चुकी थी। दादर में जो इसका ऑफिस था उसके सामने काफी युवा मराठी लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। बाला साहब करते क्या, इन लोगों का जो नाम है ना वो एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में नाम लिख लेते, इनका एड्रेस, और अपनी तरफ से जितना भी बन पड़ता इनको रोजगार दिलाने की कोशिश करते, जिससे इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ने लगी। 1966 तक मार्मिक 40,000 घरों तक पहुंच चुकी थी। जब एक दिन मराठी मानुष हितकारी सभा से वापस लौट रहे थे तो इनके पिता ने कहा केवल सभाओं से कुछ नहीं होगा, आगे भी कुछ करने का सोचा है क्या? तब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हाँ सोचा है ना, एक अपनी ही सेना बनाते हैं, यानी एक अपना संगठन बनाते हैं जिसमें हम अपने लोगों की आवाज उठाएंगे और इसको एक राजनीति मोड़ देंगे। यानी पहले जनसभाएं थी, अब पावर मिल चुकी थी, लोग इकट्ठा हो चुके थे, तो इसको क्यों ना एक पॉलिटिकल एंगल दिया जाए। तो बस फिर क्या था, उसी दिन एक नारियल लेते हैं और अपने जो ऑफिस है एक छोटे से कमरे में उस नारियल को फोड़ते हैं और बना देते हैं 19 जून 1966 को शिवसेना, और बना देते हैं शिवाजी की सेना। जो इनका जो ये अपना आइडल मानते हैं वो शिवाजी को मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को। 31 अक्टूबर 1966 को शिवाजी पार्क दादर में इनकी फर्स्ट रैली होती है। उस दिन जो इन्होंने चुना था वो था दशहरे का दिन, जिसमें 4 लाख से अधिक लोग इनकी रैली में आए थे, जो इनकी पावर को महाराष्ट्र में दिखाता है कि ये कितने पावरफुल थे। पार्टी की स्थापना के 100 दिन के भीतर ही 70 शाखाएं खुल चुकी थी और इन 70 शाखाओं ने पार्टी को और पॉपुलर करने में काफी अहम भूमिका निभाई। राजनीतिक पार्टी होने के कारण इन्होंने गुजराती और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ छोटे मोटे राइट कराने के आरोप भी बाला साहब पर लगते रहे हैं। इन्हीं कारणों की वजह से कई बार जेल भी गए हैं। बाला साहब ने साउथ के कई लोग जो होटल के बिजनेस पर काम करते हैं उनकी दुकानों पर तोड़फोड़ कराई। ऐसा इन पर जो लोग है ना वे आरोप लगाते हैं, पर यह बात आज तक भी कोर्ट में साबित नहीं हुई है। उस समय काफी विवादित नारा भी प्रचलित था कि लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। अब बाला साहब मजदूरों पर अपना हक चाहते थे। इन्होंने मजदूरों के हक की बात भी उठाई, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी, जितनी भी ट्रेड यूनियन और मजदूरों के हक की मांग करने वाली संस्था थी उन पर ज्यादातर कब्जा लाल झंडे वालों यानी कि साम्यवादियों का था। और इनसे रिलेटेड भी एक मतलब गलती कहेंगे वो नारा कि लाल झंडा जला दो, ऐसा एक नारा प्रचलित था। ट्रेड यूनियन के नेता एक समय पर इनके अच्छे दोस्त रहे जॉर्ज फर्नांडिस, यानी इन्हीं को पीछे करके इनको अपनी पार्टी को आगे लेके जाना था। इसलिए इन साम्यवादियों से सामना करने के लिए इन्होंने इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की भी तारीफ की थी। इससे इनको एक फायदा ये मिला कि ये उस समय जेल नहीं गए, क्योंकि अधिकतर बड़े नेता जेल में चले गए थे और इस समय में इनको अपनी पार्टी की जो शाखा है वो बढ़ाने का मौका मिल गया। हालांकि बाद में बाला साहब ने ही ये भी कहा था, ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप।
That's all. मराठियों को भी सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में उचित दर्जा मिले, यानी उनको उचित स्थान मिले, उनके लिए भी एक सीट प्रॉपर फिक्स हो को लेकर एक माटी का लाल आंदोलन चलाने वाले अब पूरे भारत में 1970 के बाद छाए, जब इन्होंने अपनी कट्टर हिंदू की छवि सबके सामने पेश की थी। बाला साहब ठाकरे अब मी मुंबईकर को छोड़कर मी हिंदू के साथ चल पड़े थे, इसलिए इनकी रैलियों में गर्व से कहूं मैं हिंदू के नारे चारों तरफ गूंजने लगे थे। इन्होंने 1989 में बीजेपी से गठबंधन किया, जो काफी साल तक चलेगा। वो आज भी चल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की ही असली पार्टी को शिवसेना कहा गया है, क्योंकि जो उद्धव की शिवसेना ना, उसके नीचे एक यूबीटी का निशान है और इसका जो चुनाव चिन्ह वो भी मशाल हो गया है, और जो असली शिवसेना थी उसका निशान शिंदे को मिला है, वही वाला तीर कमान वाला। और वैसे ये जो टॉपिक है वो काफी कंट्रोवर्शियल है, इसके लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो स्पेशल ला दूंगा कि क्या हुआ था इनकी पॉलिटिक्स में। इसी साल यानी 1989 के साल ही पहली बार इसके शिवसेना के 4 सांसद लोकसभा में चुन के गए थे। वैसे शिवसेना की जो असली पार ना, वो स्थानीय बीएमसी न्यायपालिका वाले चुनाव में है, यहाँ ये बहुत कम आती है। 1967 में ठाणे के म्युनिसिपल चुनाव में ये पहली बार 40 में से 15 सीट जीती थी। वैसे 1967 से मुझे 1968 वाला एक इंसिडेंट याद आ गया। 1968 में चेन्नई के जितने भी सिनेमाघर थे ना, उन्होंने बॉलीवुड की मूवी पर बैन लगा दिया था कि हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। तो इसका अपोजिट ही बाला साहब ने किया और अपने महाराष्ट्र में जितनी भी साउथ की फिल्में थी उन पर बैन लगा दिया। वैसे बाद में इनका समझौता हो गया था, लेकिन मेरा ये इंसिडेंट बताने का मेन मकसद ये था कि शिवसेना के जो लोग है ना, वे बाला साहब की एक आवाज पर कुछ भी कर सकते हैं। शिवसेना और बीजेपी में आपसी गठबंधन हो चुका था, लेकिन जो शिवसेना थी ना, वो बीजेपी से भी 2 कदम आगे थी। जहां बीजेपी कहती थी कि हमारी जो मैनिफेस्टो उसमें काशी और मथुरा का जिक्र नहीं है, हमें सिर्फ राम मंदिर चाहिए, वहीं बाला साहब ठाकरे जी कहते थे आम्हाला आमच्या फक्त 3 मशिदी द्या, बाबरी जी पडली 2 पाडायच्या आणि ते काशी आणि मथुरा, बाकी ठेवा की तुमच्याकडे, घाला लोटांगण। बाला साहब ठाकरे बड़ी बेबाकी से कहते थे कि बाबरी मस्जिद गिराने में मेरा हाथ नहीं बल्कि पैर है, और वो कहते थे कि अगर हमारे लोग इसमें ना होते तो ये मेरे लिए एक बड़ी ही शर्म की बात होती। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो लोग कहते शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था ना, इससे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट में कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे को गहरा आघात पहुंचा था, और इसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। 1993 के बंबई दंगे, कहा जाता है इनमें भी हाथ बाला साहब ठाकरे का था। ये अपने आप को मैडमैन हिंदू बताते थे। Saying that after the No, bomb blast arrests were made, I am a Hindu, a mad Hindu. you call yourself mad. Pardon? You call yourself Don't be mad. that smart. No, I why? put any inverted commas to mad. No, what do you mean by that? I mean it that you always branded us as Hitlers and this and that. What about the Muslims? और जो इनके समर्थक हिंदू थे ना, उनको ये मिलिटेंट के रूप में देखना चाहते थे। वे कहते थे कि अब कोई अहिंसा का टाइम नहीं है, अब है एक मिलिटेंट हिंदू का टाइम। मूर्ख होना था उनका। अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। 1991 में मंडल कमीशन आया था, जिसमें कास्ट पर आरक्षण देने की बात हुई थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। वे कहते थे कि कास्ट के ऊपर आरक्षण नहीं देना चाहिए, हमारे बीच में सिर्फ 2 ही जात हैं, एक अमीर की और एक गरीब की। लेकिन इनके साथ जो इनकी पार्टी में कहते हैं कि उस टाइम पर 70% से भी ज्यादा जो पब्लिक थी ना, वो ओबीसी थी। तो इसलिए कहते हैं कि ओबीसी के जो छगन भुजबल थे, जो इनके काफी करीबी नेता माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपने साथ दर्जन भर विधायक लेकर शरद पवार के खेमे में चले गए थे। 1995 का साल शिवसेना के लिए काफी ट्रेजेडी भरा रहा, क्योंकि 1995 में गम भी थी और खुशी भी थी। 1995 में बीजेपी प्लस शिवसेना विधानसभा के इलेक्शन में जीत गई थी और सीएम बनाया था मनोहर जोशी को, और बीजेपी का डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे को बनाया था। लेकिन इसी खुशी के मौके पर 1995 में मीनाताई ठाकरे की मौत हो गई थी, और इनके जो भाई थे बिंदु माधव ठाकरे एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इन 2 मौतों ने बाला साहब ठाकरे का जो करियर है उसमें काफी उथल पुथल मचा दी थी। बॉलीवुड पर इनका राज रहा है। इन्होंने जिस फिल्म पर बोल दिया कि ये बैन रहेगी तो फिल्म बैन ही रहेगी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस फिल्म को किसी सिनेमाघर में रिलीज कर सके। दिलीप कुमार इनके साथ बैठकर बियर पीते थे। वैसे तो दिलीप कुमार मेरे घर पे आके ऊपर मेरे टेरेस पे बैठ के बियर और चना खाते थे। इनका नशे के ऊपर कुछ ऐसा सोचना था। आप भी बियर पीते हैं?
सर आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं, मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं, मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं, मैं पान नहीं खाता हूँ। ये सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग? बाला साहब ठाकरे की और दिलीप कुमार की आपस में जब बिगड़ी, जब पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज स्वीकार कर लिया। बाला साहब और बॉलीवुड पर इनका दबदबे से रिलेटेड एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊंगा, क्योंकि बॉलीवुड के लगभग सभी स्टार इनके यहाँ आते थे और सभी स्टार से इनके अलग अलग तरह के रिश्ते थे। किसी से दुश्मनी थी तो किसी से दोस्ती थी। तो एक बॉलीवुड का किस्सा आप सुन ही लीजिए। जब 1993 में बंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे ना, तब जो सुनील दत्त के बेटे थे संजय दत्त का नाम इनमें आ गया था। और सुनील दत्त उस समय पे कांग्रेस के नेता थे और बाला साहब के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन उन समय बाला साहब ने संजय दत्त का बहुत अधिक मात्रा में साथ दिया था, क्योंकि 1995 में इनकी सरकार बन गई थी और 99 तक रही थी। तो इनसे जितना बन पड़ा इन्होंने संजय दत्त का साथ दिया था और इसी से रिलेटेड सुनील दत्त इनके कर्जदार हो गए थे और आखिर में सुनील दत्त भी इनके मुरीद हो गए थे। 1989 में इन्होंने मराठी में दैनिक समाचार पत्र सामना निकाला और 1993 में इसका हिंदी वर्जन निकाला जिसका नाम था दोपहर का सामना। और ये खुद ही बताते हैं, जो इनकी मार्मिक वीकली मैगजीन थी ना, वो इन्होंने बनाई थी अपने घर खर्च के लिए, कि इनकी काफी फैमिली बड़ी थी, संयुक्त फैमिली में ये रहते थे, इसलिए वो मार्मिक बनाई थी। लेकिन मार्मिक ने तो शिवसेना ही बना दी। तो बाला साहब के 3 पुत्र थे, बिंदु माधव ठाकरे, दूसरे नंबर के थे जयदेव ठाकरे और तीसरे नंबर पर आते हैं उद्धव ठाकरे। बाला साहब के जो भाई है ना श्रीकांत प्रबोधन ठाकरे, उनका बेटा है राज ठाकरे, यानी ये इनके ताऊ है। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के लेफ्ट और राइट हैंड थे। राज ठाकरे का तो कहते हैं कि जितने गुण थे ना वो सारे के सारे अपने ताऊ जी पे गए थे, क्योंकि राज ठाकरे शुरुआत में भी वो भी एक कार्टूनिस्ट थे और कार्टूनिस्ट से ही उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। और उनके जो भाषण थे ना वो बताते हैं कि बाला साहब ठाकरे से सेम टू सेम मैच करते थे। जितना वोयलेंट ये थे ना उतना ही वोयलेंट राज ठाकरे थे। और राज ठाकरे ने ही 1996 में माइकल जैक्सन जब भारत आए थे इनका इवेंट होस्ट किया था, यानी माइकल जैक्सन के जितने भी प्रोग्राम थे वे सब इन्हीं के अंदर थे। 1998 का लता मंगेशकर का जो आयोजन था प्रोग्राम का वो भी इन्होंने ही किया था, यानी इनकी जो भूमिका थी वो पार्टी में काफी बढ़ती जा रही थी। और 1989 में शिवसेना के यूथ विंग भारतीय विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया था। और असल में बाला साहब की जो राजनीति का जो विरासत थी ना वो इन्हें ही मिलनी थी, क्योंकि ये एक तरह से सच्चे समर्थक थे बाला साहब के, सेम टू सेम 100%। लेकिन अब आते हैं बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे। ये थोड़े शांत स्वभाव के थे और बाला साहब को लगा कि आज का जो टाइम है वो उद्धव ठाकरे को ही सरकार देनी चाहिए और जो अपना वारिस है वो उद्धव ठाकरे को बनाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की छवि इतनी कट्टर नहीं थी और मेन कारण जो शिवसेना का पसंद करने का कारण था वो था इनका हिंदुओं के प्रति सोच, लगाव। लेकिन जो उद्धव थे वे इस मामले में थोड़ा नरम थे। तो फिर क्या था, उद्धव को सत्ता की चाबी देना बाला साहब के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे शिवसेना से अलग होने का फैसला करते हैं और 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आयोजन मतलब घोषित कर देते हैं उसको। और फर्स्ट रैली भी शिवाजी पार्क में ही होती है। जब इस पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत थी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का, जहां पर दोनों को मिलकर काम करना था, वहीं हिंदुओं के लिए यही सबसे फायदेमंद होता। लेकिन उसी समय ये पार्टी अलग हो गई। और अलग क्या, शिवसेना तो आज के समय में भी एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट में बट चुकी है। उद्धव के जो लड़के हैं उनका नाम है आदित्य ठाकरे और तेजस। आदित्य आज भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है आज के समय में और कहते हैं कि यही वारिस है उद्धव का। और राज ठाकरे के जो एक बेटा है एक बेटी है वो पॉलिटिक्स में अभी एक्टिव नहीं है, एक का नाम अमित है, एक का उर्वशी है। अपने परिवार को इस तरह टूटते हुए देखना वाकई में ही बाला साहब के लिए काफी दुखदाई रहा होगा। फिर इनका स्वास्थ्य भी इनका साथ छोड़ने लगा था और इनको खतरनाक भाषणों के कारण इलेक्शन कमीशन ने इन पर 6 साल का चुनावी बैन लगा दिया था, यानी ना तो ये चुनाव लड़ सकते थे और ना ही ये वोट डाल सकते थे। पर चुनाव आयोग को ये कौन बताएगा कि ये चुनाव लड़ते ही नहीं थे। जी हाँ, बाला साहब चुनाव नहीं लड़ते थे, ना वो आज तक मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे वे। बस उनको तो सिर्फ एक चीज का नुकसान हुआ था कि वो वोट नहीं डाल पा रहे थे बस। बाल साहेब ठाकरे की मृत्यु 17 नवंबर 2012 को हृदय गति रुकने से हुई।
इस साल जो ये दशहरा का जो आयोजन था ना, उसमें भी ये नहीं गए थे। इन्होंने इस टाइम वर्चुअल भाषण दिया था और लोग समझ चुके थे कि ऐसा पहला मौका था जब दशहरा के दिन, जब इनकी पार्टी का फर्स्ट रैली दशहरा के दिन ही तो हुई थी, लेकिन इस रैली में इन्होंने वर्चुअल भाषण दिया था, तो लोग समझ चुके थे कि कुछ बुरा घटित होने वाला है। इन्हें बंदूकों की सलामी दी गई थी। मातोश्री जो इनका निवास स्थान है, वहां से लेकर शिवाजी पार्क तक अंतिम विदाई में 7 घंटे लगे थे। अमूमन समय 20 मिनट का होता है, यानी आपको नॉर्मल डेज में जाना हो तो, लेकिन इस दिन लाखों लोगों की भीड़ के कारण इतना समय लगा था। भीड़ इतनी थी कि कदम रखने की भी जगह नहीं थी। भीड़ को जहां तहां जगह मिल रही थी वो वहां खड़े हो रहे थे, बिल्डिंगों के ऊपर, घर की छत पर वे खड़े हुए थे इनके समर्थक। उस समय का दृश्य इतना मार्मिक और हृदय विदारक हो गया था कि उस पल को आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड, और करने की कोशिश भी करूंगा तो आंसू निकल आएंगे मेरे भी और आपके भी, क्योंकि उस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को, और राज ठाकरे तो काफी कठोर हृदय के नेता माने जाते हैं, वे भी रो दिए थे क्योंकि उनके ताऊजी की मौत हो गई थी। तो ये काफी इमोशनल पल हो गया था हम सभी के लिए भी, तो इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए भी और मेरे लिए भी काफी इमोशनल हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। बाला साहेब ने न कभी चुनाव लड़ा और न कभी मुख्यमंत्री बना, वो तो अपने लोगों के लिए प्रधानमंत्री पद की भी कुर्सी को लात मार सकते थे। वे न तो लोकसभा न राज्यसभा, यहाँ तक कि विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें 21 तोपों की सलामी मिली थी। बाल गंगाधर तिलक जी के बाद ये पहला सार्वजनिक अंतिम संस्कार था। ये वीडियो तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन बाला साहेब के किस्से यहीं खत्म नहीं होते। इनके किस्सों पर स्पेशल वीडियो आती रहेगी समय समय पर, कि कैसे इन्होंने क्रिकेट की पिच को 2 बार खुदवा दिया था अपने समर्थकों को कहकर कि ये चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच महाराष्ट्र में तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। शाहरुख खान और दिलीप कुमार से नाराज हो गए थे और उनसे उनकी देशभक्ति का सबूत मांग लिया था। एक बार सचिन से भी उनके बयान पर नाराज हो गए थे। ये अमिताभ की फिल्म बादशाह को बफोर्स कांड के बाद भी रिलीज करवा दिया था। ये देखो कोई छोटी हस्ती नहीं है, और इनके कहने से ये हस्तियां हिल जाया करती थी। कहीं आप इस बात को मजाक में ले रहे हो। और ये जितने भी मैं इंसिडेंट बता रहा हूं ना, ये अपने आप में एक वीडियो है 10-10 मिनट के, इन पर मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि ऐसा क्या इंसिडेंट हो गया था कि ये इतने महान हस्ती भी हिल चुकी थी बाला साहेब ठाकरे से। महाराष्ट्र इनके सम्मान के साथ साथ डरता भी था। ये खुद कहते थे कि मुझसे तो डरना भी चाहिए। इन्हीं के समय में पहली बार कहते हैं बड़े, मतलब एक बड़े इवेंट की तरह राजनीतिक हत्याओं का दौर भी शुरू हुआ था। इसलिए अगर आने वाली वीडियो देखनी है तो अपडेट रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको बाला साहेब के बारे में बता दूं कि उनकी हिंदू समाज को बहुत ज्यादा जरूरत तब भी थी और आज भी है। और आज का जो सिनेरियो चल रहा है इसके हिसाब से तो कहते हैं, वो अपने आप को पागल हिंदू कहते थे ना, तो मैं कहता हूं कि इनसे भी बड़ा पागल आज के समय में चाहिएगा। एक इनको मराठी मानुष की चिंता थी, लेकिन इससे इनका एक क्रेडिबिलिटी का एरिया घट जाता है, क्योंकि शुरू में एक छोटा एरिया आ जाता है। अगर कोई नेता शुरू से ही हिंदू के नाम पे उठेगा ना, तो ऐसी बाउंडेशन उसको झेलनी नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना तो यही है कि हमें आज के समय में भी बाला साहेब ठाकरे की जरूरत महसूस हो रही है और आगे भी होती रहेगी अगर कोई नेता नहीं आया तो। और हाँ, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और मैं जो वीडियो मैं अकेला ही बनाता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो गलती होने की गुंजाइश रह जाती है। रीचेक करने के बाद भी अगर कोई गलती होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दबा दो यार सब्सक्राइब का बटन।